दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने टाइप 1 पीवाईक्यू को डिस्कस कर लिया है। नाउ इस लेक्चर में अब हम लोग टाइप 2 पीवाईक्यू को डिस्कस करेंगे और देखेंगे ऐसे क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करेंगे। बहुत ही सिंपल सा अरेंजमेंट है। ये 2026 के बोर्ड के एग्जाम में ये अरेंजमेंट पूछा गया था। इसमें दो इक्वेशन हमें गिवन है, लीनियर इक्वेशंस, और ये कहा जा रहा है कि दिस इक्वेशन हैज इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। तो उस केस में हमें k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। कहने का मतलब यह है कि इस तरह के क्वेश्चंस में आपको दो लीनियर इक्वेशंस गिवन होंगी, उस लीनियर इक्वेशंस के रिस्पेक्टिवली सॉल्यूशंस की कंडीशन गिवन होगी। अब सॉल्यूशंस की कंडीशंस क्या क्या हो सकती है हमें पता है। या तो यूनिक सॉल्यूशन होगा, ठीक है। अगर यूनिक सॉल्यूशन होता है तो हमें क्या चेक करना होता है भैया, a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, ठीक है। अच्छा, अगर इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस है तो हमें पता है कि हमें चेक करना होता है कि क्या ऐसा हो रहा है क्या a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। हमें ये चेक करना होता है, ठीक है ना। अच्छा, थर्ड कंडीशन क्या है कि कोई भी सॉल्यूशन ना मिले, यानी कि दोनों लाइंस पैरेलल हो रही हो, तो उस केस में हमें ये कंडीशन देख चेक करना होता है क्या ऐसा हो रहा है क्या a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 बट नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2 की, ठीक है ना। बस यही तीन कंडीशंस हैं हमारे पास। ऐसे क्वेश्चंस में क्या है ना, सिंपल आपको दो इक्वेशन गिवन होगी, यानी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आपको गिवन होगा, उसके सॉल्यूशंस की कंडीशंस गिवन होगी आपको। उस कंडीशंस के अकॉर्डिंग आपको कंडीशंस लगानी है और उस कंडीशंस को लगाते ही आपको एक अननोन वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है, ठीक है ना। सिंपल अरेंजमेंट है, बहुत बढ़िया। अब हमारे इस क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को जब हम सॉल्व करेंगे तो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस आने वाले हैं। इस कंडीशंस को अप्लाई करते हुए हमें इस कांस्टेंट अननोन k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है भैया। कर लेंगे, उसमें क्या है। इसका मतलब क्या है, हमें ये वाली कंडीशन लगानी होगी, ठीक है ना। हमें ये वाली कंडीशन लगानी होगी, तो आइए लगा लेते हैं भैया कंडीशन। a1 की जगह हमारे पास है k डिवाइडेड बाई 6 है, इज इक्वल टू होना चाहिए -1 डिवाइडेड बाई -2। मैंने हमेशा बताया है कि जो पैरामीटर्स हैं उन्हें हम उनके साइन के साथ ही लेंगे, नहीं तो सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा भैया, ठीक है ना। अच्छा, c1 अपॉन c2 की जगह -2 डिवाइडेड बाई -3 ले लेंगे। ये कंडीशन हमने ले ली। कौन सी कंडीशंस के लिए, इनफाइनिटली मेनी सॉल्यूशंस, ठीक है। ऐसा हमें क्वेश्चन में कहा जा रहा है तो हमने लिख लिया भैया कि इनफाइनिटली मेनी सॉल्यूशंस के लिए ये कंडीशंस फुलफिल करेगी। ऐसे केस में अब हम k/6 इज इक्वल टू लिख लिया, सिंपल है 1/2। इसका मतलब इसे थोड़ा और सॉल्व करेंगे तो k की वैल्यू आ जाएगी, क्या आ जाएगी बच्चा 6/2। इसका मतलब k की वैल्यू आ गई 3। यही वो k की वैल्यू है, हमने निकाल लिया, करेक्ट। बट अब आपको एक चीज दिख रहा होगा बच्चा कि ये वाली कंडीशंस तो सेटिस्फाई ही नहीं कर रही है। क्या हो रहा है यहां पे, ध्यान से देखिएगा कि 1/2 इज इक्वल टू 2/3। क्या ऐसा होगा? नहीं होगा। इसका मतलब ये वाली कंडीशंस लग रही है यहां पे। इसका मतलब ये है कि ये जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस गिवन है हमें, k की किसी भी वैल्यू के लिए इसके इनफाइनिटली मेनी सॉल्यूशंस तो हो ही नहीं सकते। समझ में आया मैं क्या कह रहा हूं भाई? सिंपल है, हमें ये कंडीशंस पता है कब, इनफाइनिटली मेनी सॉल्यूशंस के लिए। इसका मतलब कि ये जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है इस कंडीशंस को सेटिस्फाई करेगी। अगर ऐसा हो रहा है तो ठीक है, तो हमने कभी कंडीशन लिख ली हमने, कौन सी, ये वाली कंडीशन, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2, करेक्ट, सिंपल है, ठीक है। फिर हमने चेक किया कि भाई ठीक है, a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 c1 अपॉन c2 करके देखते हैं। तो यहां से ठीक है, ये तो पैरामीटर है ना, अननोन पैरामीटर है, इसकी वैल्यू तो 3 आ गई, वैल्यू तो आ रही है। बट हमने एक चीज और देखा कि ये b1 अपॉन b2, जो b1 अपॉन b2 था, इज नॉट इक्वल टू हो रहा है c1 अपॉन c2 के। अच्छा, सेम टाइम पे हम ये भी देख रहे हैं कि a1 अपॉन a2, इसका मतलब ये भी नॉट इक्वल टू हो जाएगा c1 अपॉन c2 के। कब? जब हम ये कह दें कि भैया a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 हो जाए। अगर ऐसा हम करते हैं तो k की वैल्यू तो हमें मिल जाएगी, k की वैल्यू तो हमें मिल जाएगी। बट क्या हो रहा है उस कंडीशन में, a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2 हो जाएगा। इसका मतलब कि इन शॉर्ट अब हम ये कह सकते हैं, देखिए बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है ये।
ऐसे क्वेश्चन को जब आप सॉल्व करते हैं ना तो आपके दिमाग के जितने भी पैरामीटर्स है ना वो सारे के सारे हिल जाते हैं। आइए देखते हैं। इसका मतलब अगर हम इस बात को लेके चल रहे हैं, किस बात को, कि a1/a2 इज इक्वल टू हो जाए b1/b2 के, बट हमें ये दिख रहा है कि b1/b2 इज नॉट इक्वल टू हो रहा है c1/c2 के। इसका मतलब कि जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हमें गिवन है ये क्या है, ये वाली कंडीशंस को फुलफिल कर रही है। इसका मतलब कि ऐसे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस के कोई भी सॉल्यूशन हो ही नहीं सकते। अगर सॉल्यूशन मिल रहे हैं इनफाइनिटली मेनी तो भैया के की हमारे पास कोई भी वैल्यू नहीं मिलेगी, ठीक है ना। तो ऑप्शन में जो गिवन है आपके क्या, के की वैल्यू नॉट डिफाइंड में कंडीशन में जाएगी, यानी जो आपको ऑप्शन टिक करना है के की वैल्यू के लिए वो नॉट डिफाइंड पे आपको टिक करना है, ठीक है दोस्तों। अच्छा, इसी क्वेश्चन में अगर थोड़ा सा चेंज कर दें कि भाई ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है, यहां पर हमें कोई सोल्यूशन नहीं मिलेगा, यानी नो सोल्यूशन की कंडीशन बनेगी, यानी कि इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है, तो उस केस में आपके पास अब के की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी, क्योंकि उस समय आपको ये वाली कंडीशन लगानी होगी और जैसे ही आप ये कंडीशन लगाएंगे आपको वहां से k/6 इज इक्वल टू 1/2 और ये k की वैल्यू यहां से आपको 3 मिल जाएगी, यानी उस कंडीशन में k की वैल्यू करेक्ट है, बट यहां इस सिचुएशन में k की वैल्यू हम फाइंड नहीं कर सकते। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा, और अगर समझ में आया है तो चलिए एक और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं और देखते हैं उसे हम कैसे सॉल्व करेंगे। अब दोस्तों ये जो क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे ना, इसमें हम उन तीनों कंडीशंस को चेक करेंगे जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस के लिए हम लोग अप्लाई करते हैं। सबसे पहले हम कंडीशंस को चेक करेंगे कि अगर इनफाइनिटली मेनी सॉल्यूशंस हो तो क्या होगा। इनफाइनिटली मेनी सॉल्यूशंस हो तो अल्फा एंड बीटा की वैल्यूज क्या होंगी, ये हम चेक करते हैं, ठीक है ना। तो हमें कंडीशंस पता है कि जब कभी इनफाइनिटली मेनी सॉल्यूशंस की कंडीशन होगी तो हमें पता है a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2, ये होना चाहिए, देखिए हाँ होना चाहिए, ठीक है। अब हम इन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को इन कंडीशंस से सेटिस्फाई करा लेते हैं, ठीक है ना। अब 2α डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा है, b की जगह यानी b1 की जगह और b2 की जगह 3 है। चलिए बहुत अच्छा, आगे बढ़ते हैं। अगर हम इसको यहां से हटाकर ऐसे कर दें तो ये जाहिर सी बात है भैया यहाँ इक्वल टू 0 हो जाएगा, और सेम यहाँ पे अगर हम इसको माइनस कर लें तो ये भैया 0 के इक्वल हो जाएगा। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन बन गई, ठीक है। अब यहां से हमने देखा कि माइनस का 28 डिवाइडेड बाई माइनस का 7 आ गया, ठीक है। अच्छा ये कैंसिल आउट हो गया, ये हो गया 4/1 आ गया, ठीक है, बहुत अच्छा। अब हमें क्या करना है, एक बार हम इस वाले सेक्शन को लेंगे तो यहां से देखिए क्या कमाल बनेगा, अल्फा इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा बाई 3 होगा। इस 3 को यहां से हटा देते हैं, इसको इधर कर देते हैं, हमें कोई टेंशन नहीं। अब अल्फा 3 अल्फा इधर 1 अल्फा है, इसको इस तरफ करेंगे तो ये हो जाएगा 2 अल्फा इज इक्वल टू बीटा हो गया, ठीक है। अगेन हमारे पास अब हमारे पास ये एक इक्वेशन बन गई यहां से, ठीक है। अच्छा एक बार हम 2 अल्फा बाई 2 इज इक्वल टू 4 बाई कर दें तो क्या होगा भैया, 2 अल्फा बाई 2 इज इक्वल टू इसके, भाई ये इसके भी तो इक्वल है, ठीक है ना, तो यानी कि 4/1 हो गया। यहां से अल्फा की वैल्यू आ गई, कितना बच्चा आ गई, अल्फा की वैल्यू 4 आ गई, सिंपल है, बस अल्फा की वैल्यू 4 आ गई, यहां से हम बीटा की वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है ना। इसे इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 हम क्या कर सकते हैं, अल्फा की वैल्यू पुट कर देंगे, तो बीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बच्चा, 8 आ जाएगा, ठीक है ना। यानी इस कंडीशन के लिए इनफाइनिटली मेनी सॉल्यूशंस के लिए अल्फा और बीटा की जो वैल्यूज हैं वो क्या हो गई हमारे पास, 4 एंड 8, ठीक है ना, ये वो दो वैल्यूज आ गई, ठीक है, मजा आया ना, ठीक है। अच्छा अगर ऐसा हो, कैसा, अगर ऐसा हो कैसा हो भाई, ये तो बताएंगे, बहुत ही सिंपल है। अगर मैं कहूं कि यूनिक सॉल्यूशन की कंडीशन बन रही है तो क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन की कंडीशन बन रही है तो मतलब हमें केवल और केवल एक ही सॉल्यूशन मिले तो क्या होगा, आइए चेक करते हैं। हमें कंडीशन पता है कि जब कभी यूनिक सॉल्यूशन की बात होती है
तो a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 के। बस इतना हमें देखना होता है। आइए देखते हैं। हमने कहा भैया 2 अल्फा डिवाइडेड बाई 2 इज नॉट इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाई 3। ठीक है। अच्छा, हमारे पास 3 अल्फा इज नॉट इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा। करेक्ट। अच्छा, ठीक है। अब इसे हम क्या लिख सकते हैं कि 2 अल्फा इज नॉट इक्वल टू बीटा। बस ये वो कंडीशन है जो हमें यहां पर बतानी थी। ठीक है। इसका मतलब क्या है कि बीटा कभी भी ट्वाइस ऑफ अल्फा के नहीं हो सकता। मतलब ये सिंपल है कि अगर बीटा की वैल्यू लेट्स से कि 4 है तो अल्फा की वैल्यू 2 नहीं हो सकती, क्योंकि जैसे ही 2 होगी 2 इंटू 2 4 हो जाएगा। करेक्ट। तो ये पॉसिबिलिटी कभी नहीं बन सकती। या इसे दूसरी तरीके से भी लिख सकते हैं, अल्फा इज नॉट इक्वल टू हाफ ऑफ बीटा। ऐसा कभी नहीं होना चाहिए, क्योंकि जिस दिन ऐसा हो जाएगा ये वाली कंडीशंस, यूनिक सॉल्यूशन की कंडीशंस फुलफिल नहीं करेगी। कहने का मतलब ये है कि यूनिक सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। अब इस चीज को आप खुद से वेरीफाई करिएगा कि ठीक है, मान लेते हैं कि ऐसा हो रहा है। कैसा? ये वाला। इसका मतलब कि जिस दिन अल्फा हाफ ऑफ बीटा हो जाए या बीटा ट्वाइस ऑफ अल्फा हो जाएगा, उस दिन हमें इनफाइनिटली मेनी सॉल्यूशंस मिलने लगेंगे, यूनिक सॉल्यूशन हमें नहीं मिलेगा। इनफाइनिटली मेनी सॉल्यूशन डिस्कस कर लिया, यूनिक सॉल्यूशन को भी डिस्कस कर लिया। थर्ड जो कंडीशन है हमारे पास, उसे भी डिस्कस कर लेते हैं। थर्ड कंडीशन क्या कहती है? भैया नो सॉल्यूशन की कंडीशन बन जाए, नो सॉल्यूशन की कंडीशन बन जाए, या इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हो। करेक्ट। ये दोनों ही कंडीशंस, या वो कहते हैं कि ये जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है ये पैरेलल है, तो भी हमें वही कंडीशन लगानी है जो नो सॉल्यूशन के लिए लगानी है, क्योंकि पैरेलल इक्वेशन कभी एक दूसरे को कट नहीं करेंगी। वेरी गुड। ठीक है ना। तो कंडीशन क्या है हमारे पास कि भैया a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू हो जाए b1 अपॉन b2 के, बट नॉट इक्वल टू होगा c1 अपॉन c2 के। बस हमें कंडीशन पता है ना, हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो बस हम अपने इन वैल्यूज को यहां पे पुट कर देंगे। 2 अल्फा डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू हो जाए अल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाई 3, बट इक्वल नहीं होगा c1 अपॉन c2। कहने का मतलब यह है कि 28 माइनस के साथ डिवाइडेड बाई -7। ठीक। इसका मतलब इसे हम यहीं से सॉल्व कर लें तो ये आएगा भैया क्या, इसकी वैल्यू आ जाएगी 4/1 आ जाएगी। ठीक है, हमें पता है। अब हम पहले से इस वाले को, इन दोनों को लेते हैं। यहां से हमें क्या मिलेगा? 3 अल्फा इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा। कहने का मतलब हमें मिलेगा ट्वाइस ऑफ अल्फा इज इक्वल टू बीटा। यहां से तो हमें ये मिल रहा है, यहां मिल रहा है। ठीक है। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, इस वाले भाई साहब को इन वाले भाई साहब के साथ लेंगे, बट नॉट इक्वल की कंडीशन में लेंगे। इसका मतलब 2 डिवाइडेड बाई, इसका मतलब ये नॉट इक्वल की कंडीशन रहेगी यहां पर, और ये क्या है 4/1 है। इसका मतलब अल्फा इज नॉट इक्वल टू 4। कहने का मतलब ये है कि भैया अल्फा कभी भी 4 के इक्वल नहीं हो सकता। करेक्ट। अच्छा, तो बीटा के बारे में कैसे कहेंगे? बीटा के बारे में देखिए, एक तरीका तो ये है कि यहां से आप इस वाले को भी इसके नॉट इक्वल कर लें, वहां से आप कंडीशन निकालें। दूसरा तरीका, ऑलरेडी हमें अल्फा और बीटा में रिलेशन पता है, तो अल्फा वाली कंडीशंस को अगर हम यहां पुट कर दें तो बीटा की कंडीशन भी हमें मिल जाएगी। अल्फा की वैल्यू बीटा के टर्म्स में यहां रख देंगे तो ये हो जाएगा β/2 इज नॉट इक्वल टू 4। अच्छा, बीटा इज नॉट इक्वल टू 8 हो जाएगा। ये वो कंडीशन मिल गई। कहने का मतलब ये है कि ट्वाइस ऑफ अल्फा इज इक्वल टू बीटा तो हो, बट अल्फा की वैल्यू 4 के इक्वल नहीं हो सकती और बीटा की वैल्यू 8 के इक्वल नहीं हो सकती। करेक्ट। तो आपने देखा कि हम एक ही पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को हम लेके चले और वहां से हमने तीनों कंडीशंस को अप्लाई करते हुए उनके करिस्पॉन्डिंग जो अननोन पैरामीटर्स थे उन्हें हमने निकाल लिया। इस तरह के क्वेश्चंस जो बोर्ड एग्जाम में फ्रेम होते हैं, उन पे आपको बस इन्हीं 3 कंडीशंस को अप्लाई करके वहां पर सॉल्यूशंस को फाइंड आउट करना होता है। बहुत ही सिंपल है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा। इस तरीके के क्वेश्चंस को कैसे आप सॉल्व करेंगे ये भी आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट सेशन पे मिलते हैं, जहां पे हम लोग थर्ड टाइप्स के पीवाईक्यूज को डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि उन प्रॉब्लम्स को हम कैसे सॉल्व करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, जय हिंद।